जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में पढ़ रहे थे हम, और मैंने आपको हृदय के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारियाँ थी वो सारी दे दी थी। अब हम बताने वाले हैं कि हार्ट में मैंने आपको बताया था कि कितने चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं एंड 4 वॉल्व्स होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठक और 4 वॉल्व होते हैं इसमें, या कपाट होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया था कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है इसमें, किस कक्ष को सबसे बड़ा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बाएं निलय को, क्योंकि यहाँ पर सारा शुद्ध रक्त रहता है और इसी से जुड़ी होती है महाधमनी अयोटा। महाधमनी अयोटा महाशिरा सुपीरियर वेना कावा होती है, और अपवाद वाली जो धमनी होती है वो फुफ्फुसीय धमनी होती है, और अपवाद वाली जो शिरा होती है वो फुफ्फुसीय शिरा होती है। क्यों होती है ये? क्योंकि वैसे तो धमनी का काम है शुद्ध रक्त को प्रवाहित करना, लेकिन ये जो धमनी होती है ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है फेफड़ों तक, और शिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करना, लेकिन इसका ये फेफड़े से हमारे हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है अपवाद वाली शिरा। इसके बाद में 4 वॉल्व थे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमिलुनार वॉल्व और अयोर्टिक वॉल्व। ये 4 प्रकार के वॉल्व मैंने आपको बता दिए हैं। अब जैसे कि महाधमनी है, ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों में शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। तो किस अंग से कौन सी धमनी और कौन सी शिरा जुड़ी होती है, जो हमारे कौन सी शिरा होती है जो हमारे जितने भी निचले हिस्से हैं उनका सारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाती है, और कौन सी धमनी होती है जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को उन अंगों तक ले जाती है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आगे हम बढ़ जाते हैं थोड़ा। सबसे पहले जो अयोटा होती है, अयोटा महाधमनी, इसी से जुड़ी होती है, इसी से नहीं, हमारे हृदय से, हमारे हृदय के दाएं आलिंद से जुड़े होती है इंफेरियर वेना कावा, और इंफेरियर वेना कावा से भी बहुत सारी शिराएं जुड़ी होती है। जैसे कि हमारे अमाशय का जितना भी अशुद्ध रक्त है, हमारे अमाशय का जितना भी अशुद्ध रक्त है वो कौन ले जाता है? वो ले जाती है इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। ठीक है, अमाशय का अशुद्ध रक्त ले जाने का काम होता है इंफेरियर वेना कावा का। दूसरी बात आती है कि जो अमाशय के बाद हमारा यकृत जो होता है, यकृत का अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? यकृत का अशुद्ध रक्त, यकृत के अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय तक पहुंचाने का काम किसका होता है? हेपेटिक वेन्स का, हेपेटिक वेन्स का, वेन यानी कि शिरा, ठीक है, हेपेटिक वेन का। उसके बाद में बात आती है इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन का जो जितना भी अशुद्ध रक्त है, इंटेस्टाइन यानी कि आंतों का जितना भी अशुद्ध रक्त है, आंतों का अशुद्ध रक्त, आंतों का अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? तो वो ले जाती है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, पोर्टल शिराएं ले जाती है। उसके बाद आता है किडनी, किडनी का जितना भी अशुद्ध रक्त है, किडनी का अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त ले जाने का काम कौन करता है हृदय तक? रिनॉल, रिनॉल वेन। ठीक है, तो ये कुछ शिराएं हैं, ये कुछ शिराएं हैं जो हमारे इन अंगों का अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक, हृदय के दाएं आलिंद तक ले जाने का काम करती है। इन्हीं के साथ में कुछ धमनियां हैं जो शुद्ध रक्त को ले जाती है। ठीक है, तो वो भी मैं यहां पर लिख देती हूं, जैसे कि अमाशय, यहां पर आप हेडिंग लिख सकते हो कि शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनियां, शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनियां। अब अयोटा जो होती है महाधमनी, उसी के साथ में कुछ अन्य धमनियां जुड़ी होती है। जैसे कि सबसे पहले क्या था? इंफेरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा का काम क्या था कि हमारे अमाशय का या स्टमक का जितना भी अशुद्ध रक्त है उसको दाएं आलिंद तक, हृदय के दाएं आलिंद तक भेजना। लेकिन
बाएं निलय से महाधमनी अयोटा के द्वारा फिर से शुद्ध रक्त अमाशय में किस धमनी के द्वारा जाता है? तो वो जाता है अमाशय में सेलिएक आर्टरी के द्वारा। सेलिएक आर्टरी, आर्टरी का मतलब होता है धमनी, सेलिएक आर्टरी के द्वारा। उसके बाद में बात आती है यकृत की। तो यकृत से तक शुद्ध रक्त कौन ले जाएगा? यकृत तक ले जाएगा हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, ठीक है, हिपेटिक आर्टरी। और उसी तरीके से आंतों तक, आंतों तक शुद्ध रक्त कौन ले जाएगा? मेसेंट्रिक आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी। के बाद में किडनी, किडनी तक शुद्ध रक्त कौन ले जाएगा? किडनी तक शुद्ध रक्त ले जाएगा कौन? रिनॉल आर्टरी। तो ये कुछ धमनियां हैं जो हमारे बाएं निलय से, बाएं निलय में जुड़ी होती है महाधमनी अयोटा, अयोटा से इन अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है ये सारी धमनियां। और हमारे दाएं हिस्से से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक पहुंचाने का काम करती है ये शिराएं। कौन कौन सी? इंफेरियर वेना कावा, हिपेटिक वेन, पोर्टल वेन और रिनॉल वेन, ठीक है। तो ये सारी शिराएं हैं जो अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है, और ये सारी धमनियां हैं जो शुद्ध रक्त को इन अंगों तक पहुंचाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए महाधमनी अयोटा से यकृत तक कौन सी धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है? तो वो शुद्ध रक्त ले जाने का काम कौन करती है? हेपेटिक आर्टरी। या आपसे पूछा जा सकता है कि किडनी से अशुद्ध रक्त हृदय तक कौन ले जाता है? तो आप बता देंगे रिनॉल वेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप बता दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। वो बात आती है किसकी? मनुष्य के बारे में। लेकिन अन्य जीव भी हैं जिनके हृदय में भी अलग अलग कोष्ठक पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्तनधारी जीव। सबसे पहले लिख लेते हैं हम स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव में हम लोग आ जाएंगे, चमगादड़ आ जाएगा, ब्लू व्हेल आ जाएगी, डॉल्फिन आ सकती है और कंगारू, कंगारू भी आ जाएगा, ठीक है। स्तनधारी जीव में आप क्या लिखेंगे? मनुष्य, क्या क्या लिखेंगे आप? मनुष्य, चमगादड़, कंगारू, कंगारू, और क्या लिखेंगे आप? मनुष्य, चमगादड़, कंगारू और सभी जानवर। सभी प्रकार के जानवर, है ना, जो पशु वगैरह होते हैं वो। इनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। कैसे? 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल, यानी कि आलिंद, 2 आलिंद और 2 निलय, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है किसकी? पक्षी वर्ग में। सॉरी, पक्षी वर्ग में भी कितने चैम्बर्स होते हैं? इनके हार्ट में भी 4 कोष्ठक होते हैं। सेम इस तरीके से 2 ऑरिकल और 2 ही वेंट्रिकल, यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय। पक्षी वर्ग में चिड़िया वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात आती है सरीसृप की। सरीसृप, सरीसृप में 3 कोष्ठक होते हैं। 3 कोष्ठक कैसे? इसमें होते हैं 2 ऑरिकल, यानी कि 2 आलिंद और 1 निलय। और सरीसृप में क्या क्या आ सकता है? सांप आ सकता है और घड़ियाल भी आ सकता है ना। तो आपको कोई स्पेसिफाई करके दे कि सांप में कितने कोष्ठक होते हैं हार्ट में, या घड़ियाल में कितने होते हैं? घड़ियाल, इसमें भी 3 ही होते हैं, ठीक है। अगला क्या बोलते हैं? उभयचर।
उभयचर। सरीसृप को रेप्टाइल्स कहा जाता है। इंग्लिश नेम भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर आपको। स्तनधारी को हम कहेंगे मैमल्स, मैमल्स। पक्षी वर्ग को कहेंगे एव्स। सरीसृप को कहेंगे रेप्टाइल्स, यहाँ पर लिख देती हूँ रेप्टाइल्स, ठीक है। उभयचर को कहेंगे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। इनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं, 3 कोष्ठक होते हैं। इसमें भी वही 2 आलिंद और 1 निलय, ठीक है। उभयचर, उभयचर में घड़ियाल उभयचर में नहीं आएगा, ठीक है। किसमें आएगा? घड़ियाल इसमें आएगा, एम्फीबियंस में आएगा। घड़ियाल सरीसृप में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? उभयचर में आएगा। इसके बाद में बात आती है मधुमक्खी में कितने होते हैं? मधुमक्खी, मधुमक्खी के हार्ट में होते हैं 5 कोष्ठक या 5 चैम्बर्स। के बाद में कॉकरोच, तिलचट्टा, तिलचट्टा या जिसको कहा जाता है कॉकरोच, इसके हार्ट में होते हैं 13 चैम्बर्स, 13 कोष्ठक होते हैं। 13 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, मधुमक्खी में हो गए 5, तिलचट्टे में हो गए 13। इसके बाद में क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। ऑक्टोपस में 3 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन इसके मस्तिष्क 9 होते हैं। ऑक्टोपस में 9 मस्तिष्क होते हैं और 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की 2 से ज़्यादा आंखें भी हो सकती है, लेकिन इसके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। तो ये विभिन्न जीवों में के हृदय में पाए जाने वाले कोष्ठकों की संख्या है जो एग्जाम में पूछी जाती है। मोस्ट टाइम भी टॉपिक है ये कि किस जीव में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, किसके हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। मनुष्य जो कि स्तनधारी कहलाता है, चमगादड़ भी एक स्तनधारी जीव है। तो जितने भी प्रकार के स्तनधारी जीव होते हैं उनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। पक्षी वर्ग में भी 4 होते हैं। सरीसृप या रेप्टाइल्स में 3 होते हैं, उभयचर में 3 होते हैं। मधुमक्खी के हृदय में 5 कोष्ठक होती है और मधुमक्खी की आंखें भी 5 होती है। तिलचट्टे में या कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो इतनी आसानी से नहीं मरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो, या नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया था आपको कि मनुष्य के हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठक कौन सा है, तो वो है बायां निलय, ठीक है। अब हमारे हृदय का कार्य क्या होता है? रक्त को पंप करना। लेकिन ये जब रक्त पंप होता है तो इसमें 2 क्रियाएं हो जाती है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक, ठीक है। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। क्या था हृदय का कार्य? हृदय का कार्य क्या था? रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करने का कार्य किसका होता है? हृदय का होता है। रक्त को पंप करने का कार्य किसका होता है? हृदय का होता है, ठीक है। किस फॉर्म में ये पंप करता है? तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है और डायस्टोलिक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बताइएगा। आपने ब्लड प्रेशर सुना होगा ना कि किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है। किस कारण से होता है वो आपको बताना है। देखो, जब भी हृदय पंप करता है तो 2 क्रियाएं होती है इसमें, एक होती है सिस्टोलिक और एक होती है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं इसको, सिस्टोलिक प्रेशर,
और ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 120 और इसकी वैल्यू होती है 80। ठीक है, 120, 80, इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, यही वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति, जैसे 120 की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या 80 की वैल्यू और ज्यादा कम हो गई तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर का हाई होना ब्लड प्रेशर हाई कहलाता है और डायस्टोलिक वैल्यू का लो होना ब्लड प्रेशर लो कहलाता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की टेबलेट, हाई को नॉर्मल करने की टेबलेट मिल जाती है, लेकिन लो को नॉर्मल करने की टेबलेट अभी तक नहीं बन पाई है। ब्लड प्रेशर हाई और लो किसके कारण होता है, तो वो हो सकता है कुछ खान पीन में आ सकता है व्यक्ति को, उसके कारण, और दूसरा इसका कारण हो सकता है अगर व्यक्ति किसी चीज का स्ट्रेस ले, उसको कोई किसी बात का तनाव हो तो भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और हो सकता है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन न होने के कारण व्यक्ति को हार्ट अटैक की भी संभावना हो सकती है। तो ये वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, हमारे खान पीन के ऊपर, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, या हम ज़्यादा स्ट्रेस ना ले इसके ऊपर। तो ब्लड प्रेशर बता दिया है आपको 120, 80 इसका लेवल होता है। ठीक है, मेजर किससे किया जाता है, ब्लड प्रेशर मापा किससे जाता है, तो रक्त दाब मापक यंत्र किससे मापा जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर से। स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा ही ब्लड प्रेशर मापा जाता है। इसी तरीके से हृदय गति किससे मापी जाती है, या हृदय धड़कन मापक यंत्र। हृदय धड़कन मापक यंत्र जो होता है वो कहलाता है स्टेथोस्कोप। रक्त दाब मापक यंत्र जो होता है वो स्फिग्नोमेनोमीटर कहलाता है, और जिससे हृदय धड़कन मापी जाती है उसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। क्या कहा जाता है, स्टेथोस्कोप। ये दोनों ही पूछे जाते हैं, तो आप चाहे तो स्टार लगा सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए हृदय धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टेथोस्कोप। और किससे रक्त दाब को मापा जाता है, तो वो कहलाता है स्फिग्नोमेनोमीटर। ये दोनों ही यंत्र बहुत ही काम के होते हैं। इसके बाद में सिस्टोल डायस्टोल, इसके अंतर्गत एक आवाज आती है। आपको पता है 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है, तो एक हार्ट बीट में मतलब क्या क्या होता है, तो 1 हार्ट बीट इक्वल टू होता है 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। ठीक है, 1 हार्ट बीट इक्वल टू होता है 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। तब जाके आपकी एक धड़कन बनती है। कैसे, 1 सिस्टोल में आएगी लब की आवाज और इसमें आएगी डब या डप की आवाज। ठीक है, लब या लप आएगा यहां पर। अगर आप स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं तो आपको यहाँ पर, आपके हार्ट के यहाँ पर लप डप की आवाज आएगी और यही आपकी एक हार्ट बीट होगी। लेकिन 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट बनती है, तो 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में आपका हार्ट 72 बार बीप करता है, 72 बार बीप करता है। ठीक है, या आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, बीप करता है या धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार ये धड़क रहा है। और बच्चों में या भ्रूण अवस्था में जब ये होता है, तो भ्रूण अवस्था में यहाँ पर आप लिख लीजिए एडल्ट या वयस्क में। लेकिन अगर एम्ब्रियो की बात आती है, एम्ब्रियो या भ्रूण की बात अगर आती है, तो 90 से 120 पर मिनट ये धड़कता है। हमारा हृदय 90 से 120 पर मिनट, हर 1 मिनट में 90 से 120
बार धड़कता है, ठीक है, अगर एम्ब्रियो या भ्रूण की बात आती है। लेकिन एक बीट में हमारा ब्लड कितना प्योर हो रहा है, तो एक बीप में या एक धड़कन में हमारा 70 ml ब्लड प्योर होता है। तो 1 मिनट का हमने निकाल लिया 70 होता है, ठीक है। लेकिन अगर 1 मिनट का कहा जाए, 1 मिनट में कितना ब्लड प्योर होगा, 1 मिनट में रक्त शुद्ध होगा। तो इस 70 में 72 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 5 से 6 लीटर, ठीक है। 1 मिनट में एक धड़कन में रक्त का शुद्धिकरण, 1 मिनट में रक्त का शुद्धिकरण कितना, या एक धड़कन में रक्त का शुद्धिकरण कितना है, 70 ml है। तो 1 मिनट में रक्त का शुद्धिकरण कितना होगा, तो 70 × 72 कर लो, तो लगभग 5 से 6 लीटर, यानी कि 1 मिनट में आपका 5 से 6 लीटर रक्त शुद्ध हो जाता है। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है, आप वो चीज भी नोट कर लीजिए। ये जो हार्ट है ना, हार्ट, इसके अंदर जो ये क्रिया है, इतना जो साइकिल है, इतना वाला साइकिल, इस साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, और इतने साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, और पूरे कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बता देती हूँ, 1 कार्डियक साइकिल इक्वल टू होता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। पूरे एक बार जब रक्त का शुद्धिकरण होता है तो इसमें जो समय लगता है वो कितना होता है, 0.8 सेकेंड का समय होता है, यानी कि 0.8 सेकेंड में आपका हार्ट जो होता है 70 ml ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर देता है। उसके बाद में 1 मिनट में कितने रक्त का शुद्धिकरण कर देता है वो, तो वो 5 से 6 लीटर रक्त का शुद्धिकरण कर देता है आपका हृदय ना, फेफड़ों की सहायता से। और अगर आधे हिस्से का पूछे कि दाएं हिस्से में कितना समय लगता है रक्त को भरने में, तो वो लगता है 0.5 सेकेंड का, इधर लगता है 0.5 सेकेंड का समय, और इधर लगता है 0.3 सेकेंड का समय। इधर थोड़ा कम लगता है, ठीक है, इधर थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि ये चैम्बर्स थोड़े बड़े होते हैं, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर 0.8 सेकेंड का समय लगता है। और 1 कार्डियक साइकिल इक्वल टू भी कितना कहा जाता है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये IMP क्वेश्चन है कि एक हृदय चक्र पूरा होने में कितना समय लगता है। एक हृदय चक्र पूरा होने में, यहां लिख लेना, हिंदी में इसको कहेंगे एक हृदय चक्र बराबर 0.8 सेकेंड। एक हृदय चक्र को पूरा होने में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और 1 मिनट में कितना रक्त आपका शुद्ध हो जाता है, 5 से 6 लीटर आपका रक्त शुद्ध हो जाता है। हमारे शरीर में भी कितना रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर, और वही रक्त बार बार शुद्ध होता जाता है। ये साइकिल चलता जाता है, क्योंकि हार्ट जो है वो कभी भी आराम नहीं करता है, और आराम कब करता है, 2 धड़कनों के बीच, ठीक है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, आप हृदय बताएंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये जो हार्ट बीट होती है, इस हार्ट बीट को या हमारे हृदय की धड़कन को किससे मापा जा सकता है, मतलब किससे मापते हैं हम, स्टेथोस्कोप से। लेकिन हमारे हृदय में धड़कन सही तरीके से चले, इसलिए क्या लगा होता है, तो हमारे हृदय में धड़कनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगा होता है SA नोड। यहां पर लिख लीजिएगा आप, धड़कन को सुचारू रूप से चलाने हेतु धड़कन को सुचारू रूप से चलाने हेतु हमारे हृदय में SA नोड लगा होता है। SA नोड लगा होता है। कहाँ लगा होता है ये दाएं आलिंद में सबसे शुरू में ही लगा होता है, ठीक है। कहाँ लगा होता है, दाएं आलिंद में, लिख लेना यहां पर, दाएं आलिंद में।
दाएं आलिंद में ही लगा होता है एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, इसका पूरा नाम है साइनो ऑरिकल नोड। साइनो ऑरिकल नोड, इसी को कहा जाता है प्राकृतिक पेसमेकर। प्राकृतिक पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है साइनो ऑरिकल नोड को। कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशंस में ये साइनो ऑरिकल नोड या पेसमेकर काम करना बंद कर देता है, इसीलिए प्राकृतिक पेसमेकर यानी कि ऐसे नोड की जगह पर कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कृत्रिम पेसमेकर। इसके खराब होने पर कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, जिसे किससे जोड़ा जाता है? जिसे लिथियम की बैटरी से जोड़ा जाता है। लिथियम, और लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li। लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है, अगर धातु के हिसाब से बात की जाती है सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम, ठीक है। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम की बैटरी से जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमारे पेसमेकर में या हमारे हृदय में जो लगा होता है प्राकृतिक पेसमेकर, अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट आ जाता है, कुछ खराबी आ जाती है, तो उसको चेंज करके कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है वहां पर। और ये कृत्रिम पेसमेकर लिथियम की बैटरी, हमारे यहाँ पर हार्ट में एक बैटरी अटैच कर दी जाती है जो कि लिथियम से बनी होती है, और ये बैटरी हर 5 से 8 साल में बदलवानी ही पड़ती है। अगर नहीं बदलवाते हैं तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है और उसकी डेथ हो सकती है, इसीलिए इसको बदलवाना भी आवश्यक होता है। अब लिथियम की बैटरी होती है ये, और कहाँ लगाई जाती है? हसलिया, यानी कि हमारी जो कॉलर बोन होती है उसी के नीचे लगी होती है लिथियम की बैटरी। हाँ, इसके खराब होने पर इसे किससे जोड़ा जाता है? लिथियम की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, और ये बैटरी है हमारी हसलिया, इस वाली हड्डी के नीचे अटैच की जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिथियम की बैटरी से अटैच होती है। जब हमारा साइनो ऑरिकल नोड खराब हो जाता है तब कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। कृत्रिम पेसमेकर में ये बदला जाता है। इसके बाद में आते हैं हमारे वॉल्व। कितने वॉल्व होते हैं हमारे हार्ट में? तो 4 वॉल्व होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। ये वॉल्व अगर खराब हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से वॉल्व थे, यहाँ पर ये वॉल्व, कभी कभी क्या होता है ये वॉल्व जाम हो जाते हैं, ठीक है, काम करना बंद कर देते हैं, या खुल नहीं पाते हैं या पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में इन वॉल्व को भी चेंज किया जाता है और उसके लिए ऑपरेशन किया जाता है जिसको कहा जाता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी सुना ही होगा आप लोगों ने काफी कि बाईपास सर्जरी क्या होती है। तो ये वॉल्व जब खराब हो जाते हैं तब बाईपास सर्जरी की जाती है और इन वॉल्व को सुअर के हार्ट के वॉल्व से बदल दिया जाता है, जिस मेथड को क्या कहा जाता है? ज़ीनोग्राफ्टिंग, ठीक है। जब इन वॉल्व को मनुष्य के हृदय के इन वॉल्व को सुअर के हृदय के वॉल्व, सुअर यानी कि पिग के हार्ट के वॉल्व से बदल दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ज़िम्नोग्राफ्टिंग। ज़िम्नोग्राफ्टिंग, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? ज़िनोग्राफ्टिंग, ज़िम्नो नहीं, ज़िनोग्राफ्टिंग। ज़िनोग्राफ्टिंग। जब इन हार्ट को सुअर के हार्ट के वॉल्व से बदल दिया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ज़िनोग्राफ्टिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि मनुष्य के हृदय का अध्ययन क्या होता है, इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, सभी जीवों में कितने कोष्ठक होते हैं हृदय में, और
कौन सा जो कक्ष होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगर साइनो-ऑरिकल नोड हमारी हृदय धड़कन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें ऐसे नोड पाया जाता है जिसको पेसमेकर कहा जाता है, प्राकृतिक पेसमेकर। अगर ये खराब हो जाता है तो कृत्रिम पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है, और कृत्रिम पेसमेकर में ही लिथियम की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में, हमारे हृदय में पाए जाते हैं कुछ वॉल्व, अगर ये वॉल्व खराब हो जाते हैं तो एक सर्जरी होती है जिसको कहा जाता है बाईपास सर्जरी, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसको कहा जाता है ज़ीनोग्राफ्टिंग। क्या होता है इसमें, मनुष्य के हृदय के इन्वॉल्व को सुअर के हृदय के वॉल्व से बदल दिया जाता है, जिसको कहा जाता है ज़ीनोग्राफ्टिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जैसे कि अगर आप ठीक तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत आपको कोल्ड या कफ हो गया है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से मेजर करेंगे कि आपकी हार्ट बीट ठीक तरीके से चल रही है या नहीं। अगर लबडब के साथ में कुछ खर खर की आवाज़ आएगी, मतलब आपको कफ यहाँ पर जमा हुआ है, तो आप डॉक्टर उसके लिए टेबलेट ले देंगे, आपको टेबलेट लिख देंगे, ठीक है, या सिरप वगैरह लिख देंगे। लेकिन अगर आपको कोई ज़्यादा ही बड़ी बीमारी है तो आपके हार्ट में से लबडब की आवाज़ ना आकर क्या आएगी, मरमर की आवाज़। ठीक है, क्या आएगी, मरमर की आवाज़। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि वॉल्व जो होते हैं इन बाईपास सर्जरी करवाई जाती है। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि व्यक्ति फिर ज़्यादा, यानी कि हमेशा पूरी उम्र जीवित रहेगा और अपने सारे काम पूर्ण करेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। बाईपास सर्जरी का मतलब होता है कि वॉल्व जो है वो चेंज तो कर दी है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस से खराब नहीं होंगे। ठीक है, हार्ट अटैक, आप हृदय पढ़ रहे हैं तो हार्ट अटैक की भी कुछ चीज़ें होती है इसमें, जैसे कि ये हार्ट है तो ये अगर पूरा भरा हुआ है और यहाँ पर अगर सेप्टम खराब हो गई है तो ये दोनों ब्लड भी मिल सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध ब्लड मिल जाएगा, जिसके कारण हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। या उस बीमारी को कहा जाता है फोसियोला। क्या कहा जाता है, फोसियोला। जब सेप्टम खराब हो जाती है तो उस बीमारी को कहा जाता है फोसियोला। या अगर ये वॉल्व खराब हो गए तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है। या फिर व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ज़्यादा तनाव ले रहा है, तो ब्लड के फ्लो होने की जो मात्रा है ना, जिस स्पीड से ब्लड फ्लो होता है उस स्पीड में ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये जितनी भी धमनियां हैं, शिराएं हैं, वो ब्लॉक हो सकती है, ब्लॉकेज होकर फट सकती है। ठीक है, ब्लॉकेज होकर फट सकती है। तो हार्ट अटैक का एक ये भी कारण हो सकता है। हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ये कारण भी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर बाईपास सर्जरी होती है तो व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कितने समय तक जीवित रहे। हो सकता है 6 महीने, साल भर या उससे ज़्यादा समय तक भी वो जीवित रह सकता है, लेकिन उसकी दवाइयाँ हमेशा रेगुलर चलती रहेंगी, क्योंकि ये वॉल्व जो होते हैं सुअर के थोड़े हार्ड होते हैं और वो भी चोक होने की कंडीशन होती है, इसीलिए फिर कंटिन्यू दवाइयाँ चलती रहती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। और साथ में व्यक्ति का ध्यान भी रखना पड़ता है, हार्ट अटैक की भी संभावना कुछ हद तक रहती है, तो बाईपास सर्जरी इतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, भारत में किसने किया था। तो ये बाईपास सर्जरी होती है जिसके द्वारा मनुष्य के हृदय के ये वाल्व बदल दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि कुछ ऐसे खनिज लवण हो सकते हैं जिनके द्वारा क्या हो सकता है, जिनके द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा खनिज है जिसके द्वारा हृदय धड़कन को नियंत्रित किया जाता है, वो है पोटेशियम। पोटेशियम जिसका सिंबल क्या होता है, के। पोटेशियम के द्वारा हृदय धड़कन को नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। पोटेशियम के द्वारा हृदय धड़कन को नियंत्रित किया जा सकता है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। ठीक है, के बाद में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण सबसे
पहले हृदय प्रत्यारोपण 1969 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और भारत में सबसे पहले किसने किया था? भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण पी वेणुगोपालम ने किया था। पी वेणुगोपाल ने किया था। ठीक है, भारत की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? पी वेणुगोपाल के द्वारा। अब हृदय गति को या हृदय गति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ईसीजी किया जाता है। ठीक है, हृदय गति का पता लगाने के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इससे संबंधित? बताइए ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी का प्रयोग किसके लिए या किस अंग के उपचार के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है किसके? हृदय गति को मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि जो पोटेशियम हो गया ना, पोटेशियम के द्वारा क्या होता है? हृदय धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा फैटी एसिड खा रहे हो, है ना, या फैट बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हो अपने भोजन में, जनरली क्या करता है? फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जैसे कि आप घी और तेल लेते हैं फैट के रूप में या लिपिड्स के रूप में, लेकिन वो आप बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेते हैं, वो आप लेते हैं ड्रॉप फॉर्म में, यानी कि बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में लेते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हो, पेट वाला, या जंक फूड आप ज्यादा खा रहे हो, जंक फूड में ज्यादा क्या होता है? चीज वगैरह होते हैं, तो चीज क्या करता है? आपके पेट को बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है? आपके लीवर में बनता है कितना परसेंट? 75% फैट बनता है आपके लीवर में, और 25% जो फैट होता है वो फैट मिल जाता है आपको बाहर के खाने से। तो दोनों की मात्रा हो गई 100%। लेकिन अगर आप 100% से भी ज्यादा फैट ले रहे हो, बहुत ज्यादा फैट खाए जा रहे हो, समोसे, कचौरी, ऑयली चीजें जो बाहर की होती है होटलों वगैरह की, वो अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हो, तो आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, और फैट की मात्रा बढ़ने के कारण आपका लीवर जो हो जाएगा वो फैटी हो जाएगा, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में घुलकर फ्लो होने लगेगा, और फ्लो होने के कारण आपका रक्त जो रहेगा वो गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होगा तो हमारे हृदय में ही एक धमनी पाई जाती है, और धमनी का नाम क्या है? उस धमनी का नाम है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी, ये धमनी कोई ज्यादा मोटी नहीं होती है, बिल्कुल ही पतली होती है। तो ये जो फैट था, ब्लड वाला फैट, ये ब्लड के द्वारा वो फैट इस कोरोनरी धमनी में जमने लग जाएगा। जैसे कि धमनी कैसी होती है? पतली सी नली की तरह होती है, ये इस तरीके से होती है। यहां नहीं दिख पा रहा होगा, हाँ, तो ये धमनी कैसी होती है? एकदम पतली नली की तरह होती है। तो जब ये ब्लड यहां से फ्लो होगा, ये ब्लड यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये ब्लड, इसके अंदर जो फैट था या कोलेस्ट्रॉल था, वो भी तो यहां पर जमने लगेगा।
यहाँ पर इसकी दीवारों पर धीरे धीरे जमने लग जाएगा। हमारे घर में जो पाइप होता है, पाइप के अंदर आप जो सिंक के वहाँ लगा होता है पाइप, अगर वहाँ पर बर्तन लगातार धुलते रहते हैं तो ये चिकनाई उस पाइप में इकट्ठा होती रहती है और एक कंडीशन आ जाती है, अगर आप पाइप को ठीक तरीके से साफ नहीं कर पाते हैं सिंक के पाइप को, तो ये जो चिकनाहट थी वो धीरे धीरे मोटी लेयर में बदल जाएगी और पूरे पाइप को ब्लॉक कर देगी। इसीलिए लगातार हम उसकी सफाई करते रहते हैं। सेम कंडीशन होती है इन धमनियों की भी। ये धमनी जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल घुला होता है, जो फैट घुला होता है, वो फैट इन धमनियों में ऐसे जमने लग जाता है और एक कंडीशन आती है कि यहाँ से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, ये धमनी ब्लॉक होने लगती है। और ये कोरोनरी धमनी कहाँ पाई जाती है? हमारे हृदय में पाई जाती है। तो ये जब ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। मैंने अभी आपको बताया था हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई वॉल्व ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, कोई चेम्बर्स की दीवारें अगर ब्लॉकेज हो रही है, कोई चेम्बर्स में से या जो वॉल्व और चेम्बर्स के बीच की दीवारें वहाँ कुछ कंडीशन खराब हो गई है या उसकी वॉल्व खराब हो गई है तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। या फिर ब्लड का जो फ्लो होता है धमनी या शिरा के द्वारा वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। या व्यक्ति स्ट्रेस लेता है तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो कोरोनरी धमनी में ये कब बढ़ता है, ये कंडीशन कब बन जाती है? जब व्यक्ति स्ट्रेस लेता है। स्ट्रेस लेगा, उसका ब्लड प्रेशर हो जाएगा हाई। ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण ब्लड का फ्लो होगा तेज, और तेज होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर इस धमनी के अंदर ब्लॉकेज होने के कारण ये फट जाएगी, और फटी तो व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाएगा। सारा ब्लड पूरे हार्ट मतलब हार्ट ही फेल हो जाएगा ना, तो ये क्या होता है, एक हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया हार्ट से संबंधित सारी जानकारी बता दी है मैंने आपको कि किस अंग में कौन सा अशुद्ध रक्त ले जाने वाली शिरा होती है, धमनी होती है, हार्ट अटैक किन कारणों से होता है, पेसमेकर कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है जराविक सेवन, ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो नोट कर लेना। जराविक सेवन जो होता है ये क्या है, एक कृत्रिम हृदय है। क्या कहा जाता है इसको? कृत्रिम हृदय, क्योंकि इसको प्रयोगशाला में बनाया गया है, प्रयोगशाला में बनाया गया है इसको। तो जराविक सेवन से क्वेश्चन आता है कि जराविक सेवन क्या है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। जराविक सेवन जो है कृत्रिम हृदय है, और कृत्रिम पेसमेकर को कृत्रिम पेसमेकर ही कहा जाता है। बाकी प्राकृतिक पेसमेकर जो जन्म से ही हमारे हार्ट में फिट होता है वो कहलाता है SA नोड, साइनो-ऑरिकल नोड। तो मैंने आपको हार्ट की सारी चीजें बता दी है, सारी बीमारियों के नाम भी बता दिए, मतलब बीमारी मतलब हार्ट अटैक के सारे कारण बता दिए हैं कि अगर व्यक्ति को सीने में तेज दर्द होता है, एसिडिटी के कारण भी हार्ट अटैक हो सकता है। आजकल बहुत लोगों को साइलेंट अटैक आ रहे हैं, या तो एसिडिटी हुई, सीने में दर्द हुआ, जलन हुई और हार्ट अटैक आ गया। तो ये कंडीशन अभी बहुत चल रही है। जब से वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन के कारण व्यक्तियों का शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है, जिसके कारण थोड़ी बहुत भी कुछ बीमारियां होती है व्यक्ति को और अपने साथ ले जाती है, मतलब बीमारियों के साथ साथ इंसान भी चला जाता है। तो आप अपनी सुरक्षा बनाए रखें और आपको इसी तरीके की बहुत अच्छी जानकारियां मिलती रहेगी ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम अगर हम में कुछ कमी होगी तो हम कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा जो दी गई होगी जानकारी उसके हिसाब से और जानकारी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में, अपनी तैयारी जारी रखिए ट्रिकी एकेडमी के साथ में। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।